तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग देखिए क्या है, ये एक ऐसी संस्था है, यानी कि एक स्वतंत्र निकाय हम बोल सकते हैं, संवैधानिक संस्थाएं के अंतर्गत हमारा भारत निर्वाचन आयोग को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसके बारे में, उसकी एक डेफिनेशन अगर हमें लिखने को आ जाती है तो हम उसको क्या बताएंगे। या हमसे ही कोई नॉर्मली पूछ लेता है कि बताइए एक लाइन में डिफाइन कीजिए भारत निर्वाचन आयोग क्या होता है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और स्थायी निकाय है जिसका उद्देश्य था, यानी कि संविधान में जब इसका गठन किया गया था तो बेसिकली इस आधार पर किया गया था, इस उद्देश्य से किया गया था कि भारत में जो चुनाव कराए जाएंगे वो निष्पक्ष रूप से कराए जाएंगे, इसलिए इसको स्वतंत्र और स्थायी निकाय कहा गया है। तो हम कह सकते हैं यह एक स्वतंत्र व स्थायी निकाय है। स्थायी निकाय है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार ये कहा गया है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या उन पर नियंत्रण करना, उनका निर्देशन करना, उसकी जिम्मेदारी बेसिकली चुनाव भारत निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग को सौंपी गई है। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए कि आर्टिकल 324 के आधार पर के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनका निर्देशन करना, उन पर नियंत्रण करना, वो सब सारी जिम्मेदारी हमारे भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। ठीक है, ये तो थी एक डेफिनेशन, इसको किस तरीके से मतलब हम अगर आते हैं तो किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। और इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, ये बेसिकली अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय का मतलब होता है ये राज्य और केंद्र दोनों के लिए समान रूप से कार्य करती है। इसमें एक चीज और आप जान लीजिए, देखिए यहाँ आपको मैं बता रही हूँ कि संसद, राज्य विधानमंडल, यानी कि जो स्टेट लेवल पे जो चुनाव कराए जाते हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भारत निर्वाचन आयोग पे। इसके अलावा जो स्टेट में जो पार्षद के चुनाव कराए जाते हैं या छोटे छोटे स्तर पर जिले लेवल पर जो कराए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की नहीं है, वो उसकी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है संरचना। देखिए, संरचना से क्या मतलब है, यानी कि संरचना यानी कि कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि उसमें कितने सदस्य कार्य कर रहे हैं और वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, कितने उसमें भाग लेते हैं और किस तरीके से भाग लेते हैं, वो जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो सेकंड इसमें आता है संरचना या स्ट्रक्चर। देखिए, इसमें बेसिकली एक शुरुआत में तो इसमें जब इसका गठन किया गया था तो एक सदस्यीय या एक निकाय हुआ करता था, लेकिन आजकल तो इसमें 3 चुनाव आयुक्तों को सम्मिलित किया गया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि समय समय पर इसके आधार पर भी बहुत चेंजेस किए गए। तो देखिए, इसमें पहला होता है, इसके अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त, को सम्मिलित किया गया है।
बात देने योग्य है। इनकी जो प्रोसेस होती है मतलब इनको जो नियुक्त किया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, वो बेसिकली राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर ही अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट लिख लीजिए कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें ये ऐसा नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कुछ स्पेशल पावर दी गई हो और अन्य चुनाव आयुक्तों को, जो अन्य दो चुनाव आयुक्त हैं, उनकी सेवा शर्तों में कुछ कटौती की गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और उनको जो भत्ते मिलते हैं, उनको जो अधिकार मिलते हैं, वो लगभग समान ही हैं। बस अंतर सिर्फ इतना होता है डिफरेंस कि चुनाव आयुक्त की सलाह पर दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर जब तीनों के वेतन भत्ते और अधिकार जब समान है तो ऑब्वियसली मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है। तो जब तीनों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो निर्णय लिया जाता है वो बेसिकली बहुमत के आधार पर लिया जाता है। तो लिख लीजिए इसमें मतभेद होने पर निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है इसका इतिहास। यानी कि मैं आपको बता रही थी अभी कि समय समय पर चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की गई थी उनके आधार उनके लिए कुछ समय समय पर कुछ चेंजेस किए गए थे, तो उनके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा इनकी इतिहास देख लेते हैं, यानी कि हिस्ट्री देख लेते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। उसके बाद दो अन्य चुनाव आयुक्त को और सम्मिलित किया गया। देखिए सबसे पहले 1950 में यह एक निकाय हुआ करता था। ठीक है, ये कब तक रहा? 15 अक्टूबर 1959 तक। ठीक है, ये 1950 से लेके 1959 तक, 15 अक्टूबर 1959 तक जो भारत निर्वाचन आयोग है वो एक निकाय के रूप में कार्य करता था। लेकिन सडनली क्या हुआ, जब आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा कि क्यों जरूरत पड़ी कि दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। देखिए फिर इसके बाद क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन। देखिए जो हमारी वोट देने की जो आयु थी वो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, जो कि 1989 से प्रभावी हुआ, मतदान देने की आयु, मतदान करने की आयु की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, ये एक्चुअली मैं इसलिए और लिख पा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्री में भी या अन्य कोई भी एग्जाम है कि 61वां संविधान संशोधन द्वारा क्या चेंजेस लाए गए थे हमारे भारतीय संविधान में। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप लिख लें या इसको समझ लें, जो भी आपको जैसे सही लगे वैसे आप कर लें। तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1988 में लाया गया था, फिर 1989 से प्रभावी हुआ, तो उसमें मतदान देने की आयु, मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब देखिए जब आयु कम कर दी जाती है तो ऑब्वियसली जो कैंडिडेट होंगे मतदान करने की, वो उनकी संख्या में भी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसलिए इस स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति ने
दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। नियुक्ति की राष्ट्रपति ने इस आधार पर नियुक्ति की क्योंकि जब मतदान करने की आयु बढ़कम कर दी गई तो ऑब्वियसली मतदान करने की जो लोग थे उनकी संख्या में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट होने से क्या होगा, चुनाव आयोग पे कहीं ना कहीं जो कि एक निकाय हुआ करता था उस पर भार कहीं ना कहीं बढ़ेगा। यानी कि काम का भार को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति ने दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। ठीक है, ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 16 अक्टूबर 1989। यानी कि 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1959 तक सॉरी ये 59 नहीं है, ये 89 है, 89 है। ठीक है, 1989 तक ये एक निकाय के रूप में कार्य करता था और केवल एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त तो इसमें हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 16 अक्टूबर 1989 को दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। इसके बाद कुछ और चेंजेस भी किए गए। देखिए 1990 में मुख्य दो अन्य चुनाव आयुक्त जो थे उनको उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया, यानी कि फिर से दोबारा से जो भारत निर्वाचन आयोग था उसको एक निकाय बना दिया गया। देन उसके बाद 1993 में 1993 में दो अन्य चुनाव आयुक्तों की दोबारा से नियुक्ति की गई और तब से लेके आज तक 2021 तक यह एक बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। के रूप में कार्यरत है। ठीक है, क्लियर है? आता इसके बाद आता है इसका इनका कार्यकाल। थर्ड है इसमें इनका कार्यकाल। देखिए कार्यकाल तो वही है जो आपका मुख्य न्यायाधीश का जो होता था उनकी और इनकी प्रोसेस लगभग सेम है, हटाने की और नियुक्त करने की, और पदावधि सेवा शर्तें भी ऑलमोस्ट, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इनका कार्यकाल बेसिकली 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक रहता है। ठीक है, इसके इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाता है तो उसके आधार पर इनको हटा दिया जाता है। इसके अलावा इनको दुर्व्यवहार अक्षमता के आधार पर भी हटाया जा सकता है, और जैसे मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है ना अक्षमता के आधार पर, दोनों सदनों में विशेष बहुमत पारित करके भी इनको हटाया जा सकता है, और अगर ये अपनी मर्जी से चाहे तो भी त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता में क्या कहा गया है? स्वतंत्रता इन द सेंस कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो होते हैं वो किस तरीके से कार्य करेंगे, यानी कि उनको क्या क्या स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो देखिए इसमें पहला होता आता है आपका कि सबसे पहले तो ये अगर चाहे तो अपनी पदावधि के दौरान इनको कार्य करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसमें ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड, इसमें आता है मतलब ये इनको जब तक ये कार्य कर रहे हैं, इनकी नियुक्ति की गई है उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान इनको अपने कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अलावा सेकंड आता है इनको संसद के विशेष बहुमत द्वारा ही संसद के
दोनों सदनों के विशेष बहुमत पारित कर ही हटाया जा सकता है। ठीक है, थर्ड आता है इसमें, देखिए भारत निर्वाचन आयुक्त यानी कि जो मुख्य आयुक्त होते हैं या अन्य आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति के बाद इनकी सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि थर्ड होगा इनकी नियुक्ति के बाद नियुक्ति के पश्चात इनकी सेवा शर्तों में ये आप बोल सकते हैं वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद फोर्थ आता है, देखिए मैंने आपको बताया था इससे पहले जब नियुक्ति की बात हम कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर ही अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती थी राष्ट्रपति के द्वारा। तो उसी तरीके से अन्य चुनाव आयुक्तों को तभी हटाया जा सकता है जब मुख्य चुनाव आयुक्त सलाह दे। ठीक है, तो लिख सकते हैं अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर ही हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये तो था इनकी स्वतंत्रता से संबंधित कुछ बातें। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इनकी सबसे इम्पोर्टेंट भाग इस टॉपिक का कि इनकी शक्तियां क्या क्या हैं। देखिए इनकी जो शक्तियां हैं, उनको जान लेते हैं। वैसे कि तो इनकी शक्तियों को बहुत डिवाइड भी किया गया है, तो हम मुख्य मुख्य उनमें से पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आते हैं आपकी कि संसद के परिसीमन आयोग। मैं आपको बताऊंगी भी परिसीमन आयोग क्या होता है एक्चुअली में। तो आयोग के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। ठीक है, निर्धारण करना। देखिए संसद के परिसीमन आयोग के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। ठीक है, देखिए ये तो आप समझ रहे होंगे कि जब चुनाव आयोग की बात हम कर रहे हैं, भारत निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि निर्वाचन आयोग का कार्य ये है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। तो ऑब्वियसली जब चुनाव करा रहे हैं तो उनको चुनाव चिन्ह बांटना, उनका क्षेत्रों का निर्धारण करना, ये इस कार्य की जिम्मेदारी तो भारत निर्वाचन आयोग को ही दी गई होगी ना। तो देखिए इसमें एक
आता है, अगर आप इसको डीपली पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है, मैं पहले भी बताती आई हूँ कि ज़रूरी है कि हम वोकैबलरी अपनी अच्छी करें। यानी कि पॉलिटी में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं, उन्हीं को समझना है हमें और उन्हीं पे हमारी कमांड करनी है। हम आधे से ज़्यादा पेपर क्रैक कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें कहा गया है परिसीमन आयोग, ठीक है। जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, परिसीमन आयोग, सीमन यानी कि सीमा से रिलेटेड कुछ, सीमा का निर्धारण या सीमित करना, ऐसा कुछ आपको दिमाग में आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि परिसीमन आयोग एक्चुअल में होता क्या है, तो जान लेते हैं। परिसीमन आयोग, देखिए इसका जो गठन किया गया था सबसे पहले वो 1952 में किया गया था, जो सर्वप्रथम गठन किया गया था। इसके बाद भी कुछ समय समय पर इसके और निर्धारण और भी गठन किए गए सालों में, लेकिन अभी जो लेटेस्ट किया गया है वो 2002 में किया गया है। 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, अभी लेटेस्ट। तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं पुराना पढ़ने से। तो 2002 में जब इसका गठन किया गया था, इसको बेसिकली एक नाम से और जानते हैं, सीमा आयोग क्या था, भारतीय सीमा आयोग। ये सीमा आयोग, देखिए परिसीमन आयोग जब लिखा आएगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा और आपको लगेगा पता नहीं ये क्या है, लेकिन जैसे ही मैंने भारतीय सीमा आयोग लिखा तो आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा कि ऑब्वियसली सीमाओं का निर्धारण इसके माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसको भारतीय परिसीमन आयोग या भारतीय सीमा आयोग कहते हैं, ठीक है। तो 2002 में जब इसका गठन किया गया तो इसमें गठन के दौरान इसको ये अधिकार दिया गया कि 2001 की जनगणना, एक की जनगणना के आधार पर, गणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, ठीक है। देखिए क्लियर है आता भारतीय सीमा आयोग, जैसे मैंने लिखा आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय सीमा आयोग का मतलब है कि निर्वाचन क्षेत्रों का, भारत के समस्त जो है क्षेत्र हैं उनको कितना, किस क्षेत्र को कितना डिवाइड करना है, कितना सीमा निर्धारित करनी है, उसका वो जो कार्य होता है वो बेसिकली इस परिसीमन आयोग का कार्य है, ठीक है। इसमें देखिए सीमाएं आपकी सीमाएं ऐसा नहीं है आपकी आंतरिक भी हो सकती है, राष्ट्रीय भी हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती हैं, भी हो सकती है, ठीक है। तो 2002 में जब इसका गठन किया गया तो उसमें कहा गया था, इसको अधिकार सौंपे गए परिसीमन आयोग के, 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन, समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के का निर्धारण करना जनसंख्या के आधार पर, यही परिसीमन आयोग का कार्य है, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो बेसिकली होते हैं आपके मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड जो कार्य आता है वो आता है आपका कि समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। नामावली तैयार करना व योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक लिख रहा है, ठीक है। इसमें थर्ड आता है कि राजनीतिक दलों को, थर्ड आता है आपका
राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद फोर्थ आता है कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करते समय अगर किसी भी तरीके का बोल सकते हैं मतभेद होता है या विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद को सॉल्व करने के लिए, विवाद को निपटाने के लिए न्यायालय की तरह कार्य करना। ठीक है, इसके बाद आता है आपका आचार संहिता लगाना, आचार संहिता का पालन करना, संहिता लागू करना। निर्वाचन के दौरान अगर किसी भी तरीके का विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना। ठीक है, इसके बाद सेवेंथ आता है आपका कि संसद के जो सदस्य हैं उनकी निहत्ता के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देना, और राज्य विधानमंडल में जो सदस्य हैं उनकी निहत्ता के बारे में राज्यपाल को सलाह देना। ये सब छोटे मोटे कार्य हैं जो आप अपने थोड़ा सा जब आप पढ़ेंगे तो कॉमन सेंस से आपको आ जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कार्य तो। ठीक है, यही सब कार्य हैं कि चुनाव चिन्ह देना, आचार संहिता लागू करना, उनके विवाद होने से बचाना। ठीक है, ये सब निष्पक्षता रखना, ये सब कार्य बेसिकली भारत निर्वाचन आयोग के हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा भारत निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो अच्छा है, कि किसी की हेल्प कर सकता है, तो मेरी वीडियो के लिंक ज़रूर शेयर करें और पीपल्स के साथ, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। तो